दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। एक संसदीय समिति ने सरकार से महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने का आग्रह किया है। दूरसंचार विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल शुरू की। IBBI की विशेषज्ञ समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016 के तहत मध्यस्थता के उपयोग के लिए फ्रेमवर्क रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोक लेखा समिति ने संसद में प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। नीति आयोग ने ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री रिपोर्ट का अनावरण किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। सबसे पहले समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चुनावी बॉन्ड्स में अनामिता यानी एनोनिमस की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने आयकर अधिनियम और लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए उन संशोधनों को भी रद्द कर दिया है जिन्होंने इस चंदे को बेनामी कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान में किया गया संशोधन मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह संशोधन असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति देता है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वित्त अधिनियम 2017 ने चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की थी। इसने निगमों और व्यक्तियों को SBI से चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को अनाम रूप से धन दान करने की अनुमति दी थी। चुनावी बॉन्ड 100% कर छूट के साथ प्रॉमिसरी नोट्स की तरह ब्याज मुक्त लिखत है। इसे 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बेचा जाता है। इसे भारत के नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित संस्थाएं खरीद सकती हैं। इसे राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता की कमी को दूर करने और काले धन पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में शुरू किया गया था। खबर के आखिर में चुनावी बॉन्ड से संबंधित मुद्दे कौन से हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। RBI के अनुसार शेल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग लेन देन के लिए वाहक या धारक बॉन्ड का दुरुपयोग कर सकती हैं। इतना ही नहीं, असीमित और अनाम कॉर्पोरेट फंडिंग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन भी करती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। एक संसदीय समिति ने सरकार से महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने का आग्रह किया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचनाओं के बारे में बात करते हैं। इसका आशय उन कंप्यूटर प्रणालियों और नेटवर्क से है जो किसी समाज व अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, वित्त और अन्य महत्वपूर्ण उपयोगिताओं से जुड़ी प्रणालियां शामिल हैं। समिति द्वारा रेखांकित किए गए तथ्यों पर भी एक नजर डालते हैं। पिछले 5 वर्षों यानी 2018 से 2023 में 373 सरकारी वेबसाइट्स हैक की गई थी। इस ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हैक के बाद रिकवरी की दर कम है। पिछले 3 वर्षों में रिपोर्ट किए गए लेन देन में रिकवरी दर लगभग 10.4% रही है। समिति द्वारा जिन अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है उनमें फिनटेक द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, बायोमेट्रिक्स, क्लोनिंग आदि शामिल है। ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए समिति ने कुछ सिफारिशें भी पेश की हैं, जैसे कि साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सभी हितधारकों के प्रभावी समन्वय के साथ बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और साइबर धोखाधड़ी के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों या हॉटस्पॉट्स में माइक्रो ATM और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। आखिर में साइबर सुरक्षा का मौजूदा ढांचा कैसा है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क 2013 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय साइबर सुरक्षा नीतियों के समन्वय, निगरानी और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जैसे विधायी उपाय किए गए हैं।
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जैसी समर्पित एजेंसियां साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। इसे आईटी अधिनियम की धारा 70B के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के अंतर्गत कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम फाइनल सेक्टर स्थापित की गई है। और आखिर में आता है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र। यह महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में एक नोडल एजेंसी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूरसंचार विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल शुरू की। ये पहल एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये दूरसंचार अवसंरचना की योजना बनाने और उसके डिजाइन में क्रांति लाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य डिजिटल ट्विन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G और 6G तथा अगली पीढ़ी की कंप्यूटेशनल प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का संयोजन करना है। ये पहल अवसंरचना से संबंधित सभी हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाती है। यहाँ वे नवाचारी अवसंरचना योजना निर्माण समाधानों को व्यवहारिक रूप से लागू करने को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे भारत के प्रमुख शहरों में से किसी एक में 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये 2 चरण हैं, अन्वेषण चरण और प्रदर्शन चरण। डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल मॉडल है। डिजिटल ट्विन वास्तविक जगत की किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट, व्यक्ति या प्रक्रिया की डिजिटल रूप से प्रस्तुति होती है। ये तकनीक इनके परिवेश को डिजिटल संस्करण में दर्शाती है। इसका एक उदाहरण है हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली की नकल करना, जो बीमारी के इलाज में सहायक हो सकती है। इसमें ऑब्जेक्ट के पूरे जीवन चक्र को शामिल किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट के व्यवहार की सटीक रूप से नकल करने तथा उसकी कार्य प्रणाली की निगरानी के लिए सेंसर से भेजे गए रियल टाइम डेटा का उपयोग करती है। इससे निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। डिजिटल ट्विन और सिमुलेशन के बीच अंतर व्यापकता के स्तर पर है। जहां सिमुलेशन आमतौर पर एक विशेष प्रक्रिया का अध्ययन करता है, वहीं डिजिटल ट्विन स्वयं कई प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अधिक संख्या में सिमुलेशन संचालित कर सकता है। दोनों के बीच अंतर डेटा के 2 तरफा संचार के स्तर पर भी है। ऑब्जेक्ट सेंसर सिस्टम प्रोसेसर को डेटा भेजता है और फिर प्रोसेसर द्वारा बनाए गए मॉडल मूल स्रोत वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ वापस साझा किए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल ट्विन्स का उपयोग पहले से ही बिजली उत्पादन उपकरणों, बड़ी भौतिक संरचनाओं, विनिर्माण कार्यों, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और ऑटोमोटिव उद्योग में किया जा रहा है। आइए अब डिजिटल ट्विन्स के महत्व को भी विस्तार से समझते हैं। इससे सुदूर निगरानी संभव है। ये गुण इसे खतरनाक कार्यों में इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाता है। ये किसी घटना के बारे में बेहतर पूर्वानुमान करने में सहायक है और साथ ही इससे नीतिगत निर्णयों में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, इससे कार्यप्रणाली की दक्षता में भी सुधार होता है और आउटपुट की गुणवत्ता भी बनी रहती है। इसका एक खास महत्व ये भी है कि इससे अलग अलग सिमुलेशन तैयार करके और पूर्वानुमानों के जरिए शहरी योजना निर्माण में सहायता मिलती है। इससे संबंधित कुछ अन्य सुर्खियां कौन सी हैं? चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। हाल ही में एक निजी कंपनी ने ड्रोन स्कैनर का उपयोग करके हैदराबाद के 16वीं शताब्दी के कुतुबशाही मकबरों का डिजिटल ट्विन बनाया है। इस साइट पर गोलकुंडा के पूर्व सुल्तानों के 7 मकबरे मौजूद हैं। इन मकबरों के निर्माण में पर्शियन, पठान और हिंदू स्थापत्य की मिश्रित शैली का इस्तेमाल किया गया है। इनमें प्लास्टर की सजावट के साथ ग्रे रंग के ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। ये दुनिया में अपनी तरह की अनोखी जगह है, जहां एक राजवंश के सभी सदस्यों को एक ही स्थान पर दफनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी मुख्य खबर की ओर। IBBI की विशेषज्ञ समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016 के तहत मध्यस्थता के उपयोग के लिए फ्रेमवर्क रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। TK विश्वनाथन इस समिति के अध्यक्ष थे। समिति का कार्य IBC 2016 के तहत विविध प्रक्रियाओं में मध्यस्थता के उपयोग की संभावना की जांच करना था। वर्तमान में IBC के तहत दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े विवादों की मध्यस्थता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
मध्यस्थता के अंतर्गत एक तटस्थ तीसरा पक्ष दो या दो से अधिक पक्षों के बीच विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाने का प्रयास करता है। आमतौर पर इसका उपयोग विवाद में शामिल पक्षकारों की आपसी सहमति या पूर्व सहमत अनुबंध के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा न्यायालय के आदेश या सुझाव पर या कानूनी रूप से अनिवार्य किए जाने पर भी इसका सहारा लिया जाता है। भारत में मध्यस्थता फ्रेमवर्क की क्या स्थिति है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। मध्यस्थता अधिनियम 2023 का उद्देश्य मध्यस्थता को सुविधाजनक बनाना है। मध्यस्थता से संबंधित कुछ अन्य विधान भी हैं, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, कंपनी अधिनियम 2013, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। इस ओर समिति की क्या सिफारिशें हैं, चलिए इस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। समिति के अनुसार आईबीसी के तहत विवाद समाधान तंत्र के रूप में स्वैच्छिक मध्यस्थता की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार नियम बनाकर दिवाला मध्यस्थता फ्रेमवर्क की संरचना भी निर्धारित कर सकती है। साथ ही इसमें मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जाने वाले विवादों की श्रेणियां भी निर्धारित कर सकती हैं। आईबीबीआई द्वारा मध्यस्थता के संचालन और उसके प्रवर्तन के लिए प्रक्रियाएं निर्दिष्ट की जानी चाहिए और साथ ही मध्यस्थता की लागत पक्षकारों द्वारा समान रूप से या पारस्परिक सहमति के अनुसार वहन की जानी चाहिए। खबर के आखिर में मध्यस्थता से होने वाले लाभों पर भी एक नजर डालते हैं। ये पक्षकारों की सहमति से संचालित प्रक्रिया है। इसमें पक्षकारों की गोपनीयता बनी रहती है। ये बड़े पैमाने पर पूर्वानुमानित प्रक्रिया है। मध्यस्थता से पक्षकारों की स्वायत्तता भी बनी रहती है। इससे विवाद समाधान में भी कम समय लगता है। इसके अलावा इससे व्यावसायिक संबंधों का संरक्षण होता है और इस प्रक्रिया के लचीला होने से पक्षकारों के खर्चे में भी कमी आती है। चलिए बढ़ते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की ओर। लोक लेखा समिति ने संसद में प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। पीएसी ने इस रिपोर्ट में देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और इससे जुड़े मुद्दों की पड़ताल की है। रिपोर्ट में रेखांकित की गई मुख्य चिंताएं कौन सी हैं? सबसे पहले उन्हें समझते हैं। पहली समस्या है अपशिष्ट का अपर्याप्त निपटान और उपयोग। देश में संग्रह किए गए अधिकांश प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग नहीं किया गया है। इससे वायु, जल और मृदा का प्रदूषण होता है। अंततः इसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस ओर गवर्नेंस से जुड़ी कुछ चिंताएं भी मौजूद हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा 2023 में किए गए संशोधन के पालन में ढील बरती जा रही है। इसमें विशेष रूप से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के उदासीन रवैये की वजह से कई प्लास्टिक उत्पादन प्रतिष्ठान बिना पंजीकरण के काम कर रहे हैं और कितना प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है, इसके आकलन के लिए कोई व्यवस्था भी मौजूद नहीं है। इससे संबंधित कुछ अन्य चिंताएं भी हैं, जैसे कि अपशिष्ट को सही से संग्रह नहीं किया जा रहा है तथा कचरे को उनके प्रकार के आधार पर अलग अलग नहीं किया जाता है। प्रतिबंध के बाद भी कुछ चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने में देरी देखी जा रही है और शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन की सही से निगरानी नहीं कर रहे हैं आदि। इन चिंताओं से निपटने के लिए समिति की मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं? चलिए अब उस पर चर्चा करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित फोटो या वीडियो और जीपीएस लोकेशन के प्रमाण के साथ राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर डेटा की ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य की जा सकती है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता है। जो शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित नहीं करते हैं, उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए और प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग अलग करने और संग्रह करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कूड़ा बीनने वालों और कबाड़ से जुड़ा कार्य करने वालों को शामिल करना चाहिए। आखिर में एक नजर डालते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए शुरू की गई पहलों पर। प्रोजेक्ट रीप्लान शुरू किया गया है। सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए ईपीआर पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है और इसी के साथ साथ पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन भी शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर।
नीति आयोग ने ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट का अनावरण किया। यह रिपोर्ट बंजर भूमि को उत्पादक कृषि वानिकी क्षेत्रों में बदलने की क्षमता पर जोर देती है। इसने भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी गतिविधियों के उपयुक्त होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीकों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में कृषि वानिकी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने के लिए एक कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक पेश किया गया है। इतना ही नहीं, नीति आयोग ने भुवन पर ग्रो सूटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल से राज्य और जिला स्तरीय डेटा प्राप्त कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भुवन इसरो का एक जियो पोर्टल है। रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए बंजर भूमि क्या होती है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जो खेती के लिए न तो उपजाऊ होती है और न ही उपयुक्त। इतना ही नहीं, इस तरह की भूमि चराई और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी उपयोगी नहीं होती है। भारत के बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार साल 2015-16 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 16.96% हिस्सा बंजर भूमि था। कृषि वानिकी भूमि उपयोग प्रणालियों का एक सामूहिक नाम है। इसमें कृषि भूमियों पर फसलों और पशुपालन के साथ साथ वृक्षों का प्रबंधन भी किया जाता है। चलिए अब समझते हैं कृषि वानिकी के बारे में। कृषि वानिकी भूमि उपयोग प्रणालियों का एक सामूहिक नाम है। इसमें कृषि भूमियों पर फसलों और पशुपालन के साथ साथ वृक्षों का प्रबंधन भी किया जाता है। वर्तमान में कृषि वानिकी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.65% हिस्सा कवर करती है। कृषि वानिकी के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम। इस प्रणाली में समान भूखंड पर फसलें भी उगाई जाती हैं और पेड़ भी उगाए जाते हैं। दूसरा, सिल्वोपास्टोरल सिस्टम। इसमें चरागाहों या कृषि भूमि में वानिकी भी की जाती है और पालतू पशुओं को भी पाला जाता है। तीसरा है एग्रो सिल्वोपास्टोरल सिस्टम। इसमें समान भूखंड पर पेड़ों को उगाना, पशुओं को पालना और फसलों की खेती एक साथ की जाती है। वहीं कृषि वानिकी से जुड़े महत्व की बात करें तो यह माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेशन और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करती है। ये उत्पादकता व मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और मिट्टी के संरक्षण में सहायक है और साथ ही इसमें कृषि योग्य भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है। आखिर में कृषि वानिकी के लिए भारत में शुरू की गई पहलें कौन सी हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 लागू की गई है। राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत कृषि वानिकी पर उप मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषि वानिकी घटक को शामिल किया गया है और भारत बॉर्न चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है। इस संकल्प के तहत भारत ने 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और वन उन्मूलन वाली भूमि को पुनर्बहाल करने का लक्ष्य रखा था। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है कतर। इस देश की राजधानी है दोहा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने दोहा में कतर के अमीर से भेंट की। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। ये फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर पश्चिम एशिया में स्थित है। ये अपनी स्थलीय सीमा सऊदी अरब के साथ और समुद्री सीमा संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के साथ साझा करता है। इसके सीमावर्ती जलीय निकाय हैं फारस की खाड़ी व बहरीन की खाड़ी। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। ये देश कतर प्रायद्वीप पर स्थित है, साथ ही ये एक छोटा रेगिस्तानी प्रायद्वीप भी है। यह विशाल अरब प्रायद्वीप से उत्तर की ओर विस्तारित है। इस देश का उच्चतम बिंदु अबू अल बावल हिल है। बालू के टिब्बे, नमक के मैदान या सबखाह यहाँ की मुख्य स्थलाकृतियां हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस देश में कोई स्थायी ताजा जल निकाय नहीं है। बुलेटिन के आखिर में चलिए अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों का। जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे स्थान से फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी दुनिया की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं।
जबकि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और BPCL कोचीन हवाई अड्डे के परिसर में विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। ई-जागृति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त किया गया है। इससे उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। स्पेसएक्स ने पिछले अपोलो चंद्र मिशन के 52 साल बाद एक निजी क्षेत्र के अमेरिकी चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। IM-1 फ्लाइट चांद के पर्यावरण के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए लैंडर नोवा C और नासा द्वारा डिजाइन किए गए उपकरणों के 6 पेलोड ले जा रही है। SPMCIL का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है। करेंसी नोट, सिक्योरिटी पेपर, गैर न्यायिक स्टैंप पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट, वीजा आदि का विनिर्माण करना इसके मुख्य कार्य हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 2023 के बीच H5N1 ने यूनाइटेड किंगडम में पक्षियों की एक बड़ी आबादी को समाप्त कर दिया है। H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों में अत्यधिक गंभीर संक्रामक श्वसन रोग का कारण बनता है। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते में डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रावधान की मांग को खारिज कर दिया है। यह निर्णय घरेलू जेनेरिक दवा निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। STAR स्टार मैट्रिक कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने शुरू किया है। इसे अन्य संगठनों व विशेषज्ञों की भागीदारी में आरंभ किया गया था। इसका अब समुद्री क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए विस्तार किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।